नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। आज एक सच्ची घटना सुनाता हूं। यह घटना मेरे गांव की है। हो सकता है ऐसी ही किसी अन्य घटना से आप भी अपने आस पड़ोस रूबरू हुए हो। आज जब दिख रहा है कि चारों ओर नीट हो, नेट हो के प्रश्न बिक रहे हैं, आउट हो रहे हैं, लाखों लाख रुपया, ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि आखिर हम इसके मूक दर्शक कब तक होते रहे। आज मैं वह सच्ची घटना, वह कहानी आपको बताता हूँ। हमारे गांव के एक बड़े अधिकारी हुए थे। पटना सचिवालय के बहुत बड़े अधिकारी थे। ईमानदार इतने कि गांव के लोगों से संपर्क उन्होंने इसलिए नहीं रखना शुरू कर दिया कि कहीं किसी कोई पैरवी में न पहुंच जाए, और गांव से उनका संपर्क लगभग पूरी तरह कट गया। 3 पुत्र थे। एक ने तो किसी तरह सचिवालय में ही नौकरी पाली। 2 अन्य पुत्र नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे, और ऐसे पिता द्वारा पैरवी की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। एक बार छोटे पुत्र ने एक परीक्षा पास की। वह 1995 का लालू राबड़ी के काल का समय था, और जिसे आज जंगल राज कहकर प्रचारित किया जाता है और बार बार उसके नाम पर ही लोगों को डराया जाता है, वही काल था। परीक्षा का परिणाम आता है, वो चुने जाते हैं, पर सरकार उस परिणाम को मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि उस परिणाम में उसके आप्त लोग नहीं चुने जा सके थे, और परिणाम को निरस्त कर दिया जाता है। लोग उच्च न्यायालय पहुंचते हैं, पर वह तब की बात थी जब सरकार के विरुद्ध न्यायालय में 12,500 से अधिक अवमानना के वाद चल रहे थे। चल तो अब भी रहे हैं, पर वह काल कुछ और था जब नेपाल की एक प्रसिद्ध उक्ति मुखेर कानून 6 की तरह बिहार में सरकार चलती थी। तो वह काल था। कुछ दिनों तक तो न्यायालयों के चक्कर लोग लगाते रहे, पर आखिर पिता भी अवकाश प्राप्त कर चुके थे और अब राजधानी में रहना संभव नहीं था। वहाँ से गांव आ गए। गांव में पैतृक भूमि का एक छोटा टुकड़ा था। जीवन भर उन्होंने अन्य आय तो अर्जित नहीं की थी, तो जो कुछ पैसे थे उससे एक छोटा सा घर बनाया। पिता पुत्र वहाँ रहने लगे, और अंत में अवसादग्रस्त होकर पुत्र नशे के शिकार हो गए, और कुछ दिनों बाद नशे के इतनी आदी होते चले गए कि अंततः उसकी मृत्यु एक गंभीर बीमारी से हो गई। अधिकारी महोदय स्वयं भी पक्षाघात के शिकार हुए। कुछ दिनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। आज उस एक नौजवान जो मेरा लगभग हमारे ही हम उम्र थे, उनकी मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि अपनी प्रतिभा के दम पर पाए गए नौकरी में सरकार उन्हें देने को तैयार नहीं होती है, और वह सरकार की उस मानसिकता का शिकार होते हैं कि वह जिसे चाहे नौकरी दे, चाहे उसके भीतर प्रतिभा हो या नहीं हो। 1996 में विश्वविद्यालय सेवा आयोग बिहार द्वारा जैसी परीक्षा और नियुक्तियां हुई थी, यह इतिहास में आज तक दर्ज है कि किस तरह वह की गई थी। वही नहीं, तब ऐसी ही प्रतियोगी परीक्षाओं में यही मनमानी, यही क्रम चलता था, और इसका परिणाम हुआ कि या तो लोग राज्य छोड़कर बाहर चले गए, या फिर उसी तरह अवसादग्रस्त होकर अकाल मृत्यु की शिकार हो गए, अवसादग्रस्त होकर कुंठित जीवन जीते हुए बिताने लगे। पर वह मेरे गांव की बात थी। आज सिर्फ बिहार नहीं, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला तो शायद विश्व का श्रेष्ठतम नौकरी घोटाला था, जिस पर पता नहीं क्या होगा, कब तक उसका परिणाम आएगा। लेकिन संपूर्ण देश में लगभग वैसी स्थिति बनती जा रही। जब लाखों रुपए में नीट के प्रश्न बिक रहे हों, तो क्या किसी गरीब का बच्चा से आप कल्पना कर सकते हैं कि वह नीट की परीक्षा पास करेगा? और यदि उसके भीतर छात्रों द्वारा, नौजवानों द्वारा आवाज़ उठाया जाता है, तो सरकारें चाहे जहाँ की भी हो, अपनी पुलिस की लाठियों से उसे दमित कर देती है, उन्हें प्रताड़ित कर देती है। न्यायालयों का चक्कर आखिर कब तक और कितने लोग लगाते रहेंगे? अभी आपने देखा कि नीट
का वह परीक्षा परिणाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यापक विरोध के बाद आया और फिर उसके नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। पर आखिर ऐसा हर बार ही क्यों होता जा रहा है? हर सरकारों के राज में यही क्यों होता जा रहा है? जब सरकारी शिक्षण संस्थानों से शिक्षा की विदाई हो रही है, निजी संस्थानों को प्रोत्साहित दिया जा रहा है, अगर प्रश्न पत्र इसी तरह नीलाम होते रहे, पद नीलाम होते रहे, तो यह इस देश की यह व्यवस्था किस काम चल रही है? और यह हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था क्या सिर्फ कल्पना और लोगों को समझाने और दुनिया को यह बताने कि हम दुनिया के सबसे बड़े जनतांत्रिक देश हैं, जहां जन के लिए कोई अधिकार नहीं है, न्याय के लिए लोग सड़कों पर करोड़ों लोग भटक रहे हैं, पुलिस की लाठियां जहां तहां उन न्याय मांगते लोगों के विरुद्ध ही उठ रही हैं, तो आखिर यह कब तक चलेगा? कब तक इसी तरह हम अपने उन लोगों को जो प्रतिभा के दम पर कुछ बनना चाहते थे, ईमानदारी की रोटी खाना चाहते थे, उन्हें नहीं खाने दिया जाएगा और इसी तरह उन्हें अवसादग्रस्तता की स्थिति की ओर धकेलता जाएगा। हो सकता है यह कहीं आपने भी देखा हो, महसूस किया हो, पर उसे उतनी गहराई से समझा नहीं हो। तो अपने भविष्य की ओर हम किस आधार पर अपने भविष्य आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देने जा रहे हैं, यह सोचना हमारा, आपका, हम सबों का भी दायित्व है। आखिर कब तक सिर्फ किसी व्यक्ति को ही राष्ट्र समझकर उसके प्रति अभिभूत होकर हम समर्पित होते जा रहे हैं? और अगर यही हाल रहा तो अभिभूतिकरण की यह प्रक्रिया, जब हर व्यक्ति किसी न किसी नेता, शासक या किसी राजनेता के प्रति अभिभूत रहे, तो देश के प्रति अभिभूत का देश की कैसी हालत होगी? देश के प्रति कौन अभिभूत होगा? सोचिएगा जरूर। आज़ादी के 78वें वर्षगांठ पर आप सबों को शुभकामनाओं के साथ यह सोचना भी नैतिक और पुनीत कर्तव्य है। तो आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले अंक।